हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस लेसन 18 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है ठोस कचरा प्रबंधन। क्लास 6 साइंस के पिछले सारे चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको क्लास 6 साइंस का प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम इस चैप्टर में कचरा के प्रबंधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कचरा दो तरह का होता है, एक सड़ने वाला कचरा और एक नहीं सड़ने वाला कचरा। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। अंजलि और उत्कर्ष अपने दोस्तों के साथ पार्क में पिकनिक मनाने गए। साथ में घर से ले गए अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें और तरह तरह के खेलों का सामान। उन्हें पिकनिक में खूब मज़ा आया। खेल खेल में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। जब घर लौटने का समय हुआ तब सामान बटोरने लगे। तभी अंजलि की नज़र उन सब सामग्री पर पड़ी जो उन्होंने वहाँ फैलाई थी। कहीं पॉलीथीन बैग तो कहीं टॉफ़ी के कागज़, कहीं संतरे व अन्य फलों के छिलके तो कहीं सब्जियों के छिलके। यह सब देखकर अंजलि बोली, हमें ऐसे गंदगी फैलाकर नहीं जाना चाहिए। उत्कर्ष ने भी कहा, हाँ चलो तुम कूड़ादान ढूंढो, हम सब कूड़ा जमा करते हैं। सब बच्चे कूड़ा जमा करने लगे। इतने में अंजलि की आवाज़ आई, अरे यह क्या, यहाँ तो दो कूड़ेदान हैं, एक हरा और एक नीला। कूड़ा किस में डालें? यहाँ पर देखिए दो कूड़ादान हैं, एक नीला है और एक हरा है। हरे रंग का कूड़ादान जिसमें फल सब्जी जैसे सड़ने वाली चीज़ों के अनुपयोगी भाग को जमा किया जाता है, मतलब जो सड़ने वाला कचरा रहता है उसको हरे वाले कूड़ेदान में डाला जाता है और जो नहीं सड़ने वाला कचरा है उसको नीले कूड़ेदान में डाला जाता है। नीले रंग का कूड़ादान जिसमें बेकार प्लास्टिक तथा अन्य नहीं सड़ने वाली बेकार चीज़ों को फेंका जाता है। तो एक बुजुर्ग आते हैं बच्चों के पास और वो कहते हैं, हरा कूड़ेदान जिस पर सड़ने वाला कूड़ा लिखा है उस कूड़े के लिए जिसका विघटन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो सकता है। ऐसे कूड़े के कुछ उदाहरण हैं। जो सड़ने वाला कचरा होता है उसका विघटन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। जैसे कचरों का नाम है फलों एवं सब्जियों के छिलके, कागज, गत्ता और लकड़ी की छीलन। तो ये सब क्या है? सड़ने वाला कचरा। नीला कूड़ेदान जिस पर नहीं सड़ने वाला कचरा लिखा है उसमें वे कूड़ा डालते हैं जिसका प्राकृतिक तरीके से अपघटन नहीं हो सकता है और अगर होता भी है तो बहुत धीरे धीरे, जैसे कि प्लास्टिक, धातु, कांच आदि। तो इन सब चीज़ों का अपघटन बहुत धीमी गति से होता है। प्लास्टिक, धातु, कांच, इन सब का अपघटन अगर होता भी है तो बहुत ही धीमी गति से होता है। अब यहाँ पर एक तालिका दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है निकलने वाले बेकार सामग्री और ये स्थान, जैसे कि घर, अस्पताल, सब्जी बाज़ार, स्कूल, होटल, ऑफिस, कारखाना। तो इन सब से कौन कौन से कचरे निकलते हैं? तो यहाँ पे हमने लिखा है घर से कौन कौन सा कचरा निकलता है, सब्जी, पॉलीथीन, कागज़ वगैरह, ये सब घरों से निकलने वाले कचरे हैं। अस्पताल से रुई, पट्टी, इंजेक्शन, दवाई के डब्बे आदि। सब्जी बाज़ार से सड़ी गली सब्जियाँ, पत्ते इत्यादि। फिर वैसे स्कूल से पेन, कागज़, पेंसिल का छिलका, चौक आदि। होटल से खाद्य सामग्रियों के डब्बे, जूठा खाना इत्यादि। ऑफिस से कलम, कागज़ इत्यादि। कारखाने से जहरीली गैसें, धुआं, गंदा पानी और रसायन इत्यादि, मतलब इन स्थानों से निकलने वाली बेकार सामान। ठीक है। अब है यहाँ पे प्रायः हम देखते हैं कि इस बेकार सामग्री जैसे कि रसोई का कूड़ा, टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, पॉलीथीन आदि को लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। इससे वातावरण दूषित हो जाता है। इस बेकार सामग्री से निम्नलिखित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लोग जो कचरा इधर उधर फैलाते हैं उससे बहुत नुकसान होता है। देखिए, वायु, जल एवं भूमि का प्रदूषण। कचरे से क्या होता है? प्रदूषण होता है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। तो लोग जो कचरा इधर उधर फैलाते हैं तो उससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वातावरण की सुंदरता नष्ट होना, और जिस जगह पे कचरा फैलाया जाता है वहाँ की सुंदरता नष्ट हो जाती है, वो जगह बहुत गंदा दिखने लगता है। अब यहाँ पे है कचरों में फेंकी जाने वाली चीज़ों में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका विघटन आसानी से हो जाता है। इन्हें जैव विघटनीय पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों का विघटन, यानी कि जो पदार्थ बहुत जल्दी सड़ गल जाता है, तो वैसे पदार्थ को हम कहते हैं जैव विघटनीय पदार्थ। फिर वैसे पदार्थ जिनका विघटन प्राकृतिक तरीके से नहीं हो सकता या बहुत ही लंबे समय में होता है, इन्हें जैव अविघटनीय पदार्थ कहते हैं। तो प्लास्टिक वगैरह जो होता है, प्लास्टिक, रबर, कांच वगैरह, इन सब का विघटन प्राकृतिक तरीके से नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत धीमी गति से होता है। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। इस क्रियाकलाप में क्या है, इन बच्चों ने 4 गड्ढे बनाए हैं। चारों गड्ढों में अलग अलग तरह का कचरा डाला है।
यहाँ पर देखिए, पहले गड्ढे में फल, सब्जी के छिलके, बचा हुआ भोजन, पत्तियाँ इत्यादि। ठीक है, पहले गड्ढे में फल, सब्जी के छिलके और बचा हुआ भोजन और पत्तियों को डाला गया है। दूसरे गड्ढे में कांच, लोहे की कील, प्लास्टिक की थैलियाँ और ऐसे ही बेकार चीज़ों को डाला गया है। तीसरे गड्ढे में कागज़ की थैलियाँ, समाचार पत्र, कपड़े के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, इन सब चीज़ों को डाला गया है तीसरे गड्ढे में। चौथे गड्ढे में टूटे खिलौनों को, रबर व चमड़े के पुराने चप्पल, जूते आदि डाला गया है। इन सभी गड्ढों को मिट्टी से भर दिया गया है। फिर 1 सप्ताह के बाद कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। मतलब उन गड्ढों में जो कचरा डाला गया था उस पर से मिट्टी हटाकर 1 सप्ताह के बाद उसको देखा गया तो कचरे का काला हो जाना तथा उसमें से दुर्गंध न आना, यह दर्शाता है कि कचरा पूर्ण रूप से गल गया है। सड़ने वाला जो कचरा होता है उससे अगर दुर्गंध ना आए और वो पूरी तरह से काला हो जाए तो इससे यही पता चलता है कि कचरा पूरी तरह से गल चुका है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इसी प्रकार 1 सप्ताह के अंतर पर इनका अवलोकन करके नोट कीजिए और बताइए कि कौन से कचरे पूर्णतः गलने वाले हैं और किसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर काफ़ी हद तक गलने वाले और बहुत ही आंशिक रूप से गलने वाले। तो यहाँ पर एक तालिका है और इसमें आप कचरों के नाम लिख के उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा कचरा 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद और 4 सप्ताह बाद गला है या फिर आंशिक रूप से गला है या उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कांच, लोहे की कील है तो इसको आप गड्ढे में दबा देंगे तो ये नहीं सड़ेगा और ना ही गलेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं अपरिवर्तित। इन सब में हम क्या लिखेंगे? अपरिवर्तित। जैसे कि फर्स्ट नंबर में है फल, सब्जी के छिलके। ठीक है, फल और सब्जी के छिलके। तो इसको जब आप गड्ढा में दबाइएगा तो ये 1 सप्ताह के अंदर ही गलना प्रारंभ कर देगा। फिर 2 सप्ताह और 3 सप्ताह बाद ये गलता ही रहेगा। फिर 4 सप्ताह बाद आप जब इसको देखिएगा तो ये पूरी तरह गल चुका होगा। तो वैसे ही कांच, लोहे की कील, तो ये सब क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अपरिवर्तित। इस तालिका को आप कॉपी में बनाकर उसमें इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गलना प्रारंभ हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे गलना जारी हुआ, फिर यहाँ भी गलना जारी हुआ और यहाँ पर लिखेंगे पूरी तरह से गला हुआ है। फिर यहाँ पे कागज़ के टुकड़े, तो कागज़ का टुकड़ा 1 सप्ताह के अंदर ये गलना शुरू होगा। फिर ये 2 सप्ताह और 3 सप्ताह में गलता रहेगा और 4 सप्ताह बाद जब इसको आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ आंशिक रूप से ही गला हुआ है, मतलब पूरी तरह से नहीं गलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ऊपर के प्रयोग में यदि कचरा पूर्णतः गल गया हो तो उसे उस मिट्टी में मिला दीजिए। जो कचरा पूरी तरह से गल गया है उसको उस मिट्टी में मिला दीजिए जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। अब देखिए पौधे में क्या परिवर्तन होते हैं। अगर आप कोई पौधा उगाते हैं और उस मिट्टी में आप गले हुए कचरे को मिला देते हैं तो वो पौधा जो है आपका बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा, मतलब बहुत अच्छे से बढ़ेगा। कि पौधे में इस प्रकार के परिवर्तन मिट्टी में मिलाए गए गले हुए कचरों द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति के कारण होता है। ठीक है, पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। आपने जो सड़ा हुआ कचरा, गला हुआ कचरा जो उस मिट्टी में मिलाया उससे मिट्टी को पोषक तत्व मिलते हैं जिससे कि पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। पूर्णतः गलने वाला कचरा परिवर्तित होकर खाद बनता है। पूर्णतः गलने वाला कचरा परिवर्तित होकर खाद बनता है। इसे कंपोस्ट खाद कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। जो पूरा गलने वाला कचरा होता है वो परिवर्तित होकर यानी कि वो पूरा सड़कर गल कर खाद बन जाता है। तो इस खाद को हम कहते हैं कंपोस्ट और इस खाद को बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कंपोस्टिंग। अब यहाँ पे फिर से एक तालिका है जिन्हें गलाया जा सकता है और जिन्हें नहीं गलाया जा सकता है। तो दोनों तरह के कचरों को आपको दोनों तालिका में भरना है। तो यहाँ पे पहले में है जिन्हें गलाया जा सकता है, जैसे कि सब्जी, फलों के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, कपड़े, लकड़ी, बचा हुआ भोजन, कागज़। और जिन्हें नहीं गलाया जा सकता है जैसे प्लास्टिक, लोहा, पॉलीथीन, धातु, रबर से बने सामान, कांच इत्यादि। यहाँ पर एक और तालिका है जिसमें आपको प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं की सूची और उसके उपयोग को लिखना है। मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा है तो शायद आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे है कंघी, इसमें मैंने लिखा है फर्स्ट नंबर में कंघी,
दूसरे में है कलम, तीसरे में है डब्बा और चौथे में लिखा है बाल्टी, फिर ये खिलौने, उसके बाद है मग। ये क्या है? मग, प्लास्टिक का जो मग होता है। तो कंघी का उपयोग क्या होता है? बाल संवारने के लिए, ठीक है, बाल संवारने में। कलम का उपयोग लिखने में, डब्बा का उपयोग सामान रखने में, बाल्टी का उपयोग होता है नहाने में, खिलौने का उपयोग होता है खेलने में और मग का उपयोग होता है नहाने में। को शायद ये तालिका अच्छे से दिख रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन में घुल मिल गया है। प्लास्टिक से हमें बहुत से फ़ायदे तो हैं, पर इसकी वजह से हमें परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। क्या प्लास्टिक की वस्तु का उपयोग हम लंबे समय तक कर पाते हैं? प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग हम लंबे समय तक नहीं कर पाते। फेंकने के बाद प्लास्टिक के कचरे का क्या होता है? प्लास्टिक की कई चीज़ों की उपयोगिता बहुत कम समय के लिए ही होती है और वह जल्द ही कूड़े में फेंक दी जाती है। आप बाज़ार से सामान खरीदकर किस चीज़ में लाते हैं? बाज़ार से सामान खरीदकर हम लोग पॉलीथीन बैग में लाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्रायः अपने घर के कचरों को पॉलीथीन की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले में घूमने वाले पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः कचरे के साथ पॉलीथीन की थैली को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा कई बार आप लोगों ने देखा होगा। गली मोहल्ले में घूमने वाले जो पशु होते हैं जैसे कि कुत्ते, बिल्ली और कभी कभी गाय वगैरह भी, तो ये लोग कचरे के साथ पॉलीथीन को भी खा लेते हैं, तो इससे उनको बहुत नुकसान होता है। फिर है सड़कें तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई ये पॉलीथीन की थैलियाँ अक्सर नालों अथवा सीवर में पहुँच जाती हैं। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय नाले में जाम होने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जमीन या मिट्टी में भी पॉलीथीन के जमा होने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि इस कारण मिट्टी से पानी का सही निकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम सबको पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करना चाहिए। तो इसलिए प्लास्टिक या पॉलीथीन के बैग को हमें मिट्टी में भी नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि पॉलीथीन का उपयोग कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्लास्टिक व पॉलीथीन का उपयोग कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहली चीज़ है, बाज़ार जाते समय घर से कपड़े अथवा जूट की थैली लेकर जाएं, ठीक है। फिर दुकानदार से कोई चीज़ प्लास्टिक की थैली में ना लें, उनको कहें कि वे कागज़ की थैलियों का इस्तेमाल करें। फिर तीसरा पॉइंट है, खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक थैलियों का उपयोग ना करें। ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाती है, जैसे कि प्लास्टिक के गिलास, बोतल, कप, प्लेट, चम्मच आदि। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, प्लास्टिक के गिलास, बोतल, कप, प्लेट, चम्मच इत्यादि, ये सबको एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम लोग फेंक देते हैं। फिर उपयोग के बाद प्लास्टिक की चीज़ों को इधर उधर ना फेंकें। फिर प्लास्टिक को कभी भी जलाएं नहीं, क्योंकि जलाने पर इनसे खतरनाक गैसें निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक की थैलियों को सड़क और नालियों में ना फेंकें। प्लास्टिक की थैलियों को सड़क और नालियों में फेंकने से क्या होता है? नालियाँ अवरुद्ध हो जाती है, मतलब नालियों से जो पानी बहता है वो पानी बहना रुक जाता है, नालियाँ अवरुद्ध हो जाती है, नाली जाम हो जाता है, जिससे कि नाली का गंदा पानी सड़क पर आने लगता है। इसलिए प्लास्टिक की थैलियों को सड़क और नालियों में नहीं फेंकना चाहिए और ना ही प्लास्टिक को जलाना चाहिए। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करें। प्लास्टिक की बेकार चीज़ों को कबाड़ी वालों को बेच देना चाहिए ताकि प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सके। प्लास्टिक की जो बेकार चीज़ें होती है जैसे कि प्लास्टिक का मग, बाल्टी वगैरह, तो इन सबको हमें कबाड़ी वालों को बेच देना चाहिए। इससे क्या होता है? उसका रिसाइकल हो जाता है, तो उससे क्या होता है? उसका रीयूज हो जाता है, मतलब कि प्लास्टिक के चीज़ों को गलाकर उससे एक नया सामान बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं रीयूज, यानी कि पुनः उपयोग। अब हम पढ़ेंगे कचरा प्रबंधन के उपाय। हम जानते हैं कि आजकल विभिन्न प्रकार के कचरे से काफ़ी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। यदि कचरे का सही निपटान करने के प्रति सतर्कता नहीं बढ़ती तो आने वाले समय में यह समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। इसलिए इन कचरों को, जिसमें प्लास्टिक भी शामिल है, के निपटारे के लिए निम्न 4 आर सुझाए गए हैं। अब ये 4 आर कौन कौन से हैं? 4 आर। पहला आर है रिफ्यूज़, यानी कि मना कीजिए। दूसरा आर है रिड्यूस, यानी कि उपयोग कम। तीसरा आर है पुनः उपयोग, यानी रीयूज़।
चौथा आ रहा है पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकल। तो इन चारों आर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया 4R को जाने, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रिफ्यूज, रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज़ क्या होता है, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और लास्ट में जो यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीवक के बारे में दिया गया है। तो जीवक कौन थे, तो जीवक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ ही हम लोग जीवक के बारे में भी पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ लेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।